हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्या कहते हैं इस बार किस किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। हर एक पॉइंट पे हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन टेक्नीशियन ए एग्जाम में, जो डीआईडीओ टेक्नीशियन ए एग्जाम होने वाला है आईटीआई वालों का, दोस्तों जो आईटीआई वालों का एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आप बेसिक को तैयार करके जाइए। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है इस क्लास में मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में जिस क्वेश्चन में लगता है मुझे कि इसमें कुछ डिटेल बतानी चाहिए, उस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल भी आप हर क्वेश्चन के बाद में डिटेल भी मैंने डिस्कस की है, उसके डिटेल भी बताई है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने बताया है, उस क्वेश्चन के बाद में मैंने उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट बताएं, उसके बाद में ही दोस्तों मैंने उसका इमेज लगाया ताकि आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे इमेज के साथ अगर देखते हैं वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाता है। बिल्कुल भी मैं ये चाहता हूं जो भी आप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों उसमें आपका 1% भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। हमेशा के लिए वो क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए ताकि जब भी आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन हिट करें तो तुरंत आप इमेज के सहारे एकदम उसको याद रख सकें। तो बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 सब्जेक्ट रखे हैं, एक फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखी है और बायोलॉजी रखी है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहाँ पे 3 चीज़ें रखी, 3 सब्जेक्ट मैंने रखे हैं। इन 3 सब्जेक्ट से जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने रखे हैं वो मैक्सिमम बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि अगर आपसे एक भी क्वेश्चन मिस हुआ तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्योंकि डीआईडीओ का जो टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बिल्कुल जितने आते हैं हमको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को राइट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फिजिक्स से ये टॉपिक रखे हैं, यांत्रिकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, ऊष्मा से रखे हैं, ध्वनि से रखे हैं, प्रकाश से, विद्युत से, चुंबकत्व से, आधुनिक भौतिकी से। ये फिजिक्स में दोस्तों हमारे जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं इन चैप्टरों से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। और ये चैप्टर जो है फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि एसटीए-बी का भी दोस्तों डिप्लोमा वालों एसटीए-बी का जो एग्जाम हुआ था, एसटीए-बी में भी यहाँ से मैग्नेटिक से और इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक, ये चैप्टर यहाँ पे उठाए हैं। अब बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री से मैंने दोस्तों परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म एवं लवण, गैसों के सामान्य गुण एवं कार्बनिक रसायन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक एग्जाम में। मैक्सिमम बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जीव विज्ञान से दोस्तों वनस्पति विज्ञान, पादप रोग, ऊतक, कोशिकाएं, कोशिका विज्ञान, प्रदूषण, जंतु विज्ञान, जंतु ऊतक, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं पोषण, इन सभी से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए पूरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। साथियों, यहाँ मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे हैं ताकि किसी को भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। होता क्या है, बहुत से लोग हिंदी में समझ पाते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो रखे हैं वो दोनों लैंग्वेज में रखे हैं ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेंस की यूनिट क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पियर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हो गई, एनर्जी, टेम्परेचर, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे ताकि फोर्स से आपको हर एक चीज पॉइंट क्लियर हो जा। यहाँ पे मैंने फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, जब भी 2 वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है तो प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है। जब अंतः क्रिया बंद हो जाती है तो 2 वस्तुएं अब बल का अनुभव नहीं करती।
बल केवल एक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप मौजूद होते हैं। अब यहाँ आप फिगर से रिलेट कर सकते हैं, इस फिगर से देख सकते हैं, यानी कि ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग हैं दोस्तों, इस पिंड को मतलब कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक मतलब वस्तु है, इसको यदि धक्का लगा रहे हैं, इसको ये फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस पर फोर्स लग रहा है। जब इस पर फोर्स लग रहा है तो ये मूव करेगी। अगर मान लीजिए को इनके बीच में और इस वस्तु के बीच में क्रिया हो रही है, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को दोस्तों फोर्स कहते हैं। इसकी फोर्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी, वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ज़्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साथियों हो सके तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठिए, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नीशियन ए एग्जाम में आपको ये देखने मिलने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस से। अगर आप इन क्वेश्चनों को लिखना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आप लिखना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल गोपाल नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का जो दोस्तों फर्स्ट लॉ है ना, उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का पहले नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह कहता है कि प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, यानी कि समान अवस्था में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल या अन्यथा बाहर का बल कोई ना लगाया जाए, तब तक वह विराम अवस्था में ही रहेगा। इसी को न्यूटन का पहला नियम कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए पूरी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो दोस्तों रॉकेट की कार्य प्रणाली है वो संवेग के संरक्षण यानी कि मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक में मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि यानी कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पे ज़्यादा चलते हैं तो उनके मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव जो है ना वो घट जाता है। वायुमंडलीय दबाव जो है ना वो घट जाता है, इसलिए उनके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कहीं लिख लें, अगर याद कर लें, जितना हो सकता है, जो जैसे करना चाहता है वैसे कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? यानी कि इनमें से ऊष्मा का कौन सा मात्रक नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए, बाकी सब देखिए, कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी और जूल, ये सब ऊष्मा और ऊर्जा के मात्रक हैं। दोस्तों डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर का मात्रक है, तो ये ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों मात्रक से आपके जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी बुक में मात्रक से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को करके जाइए, याद कर लीजिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मात्रक से रिलेटेड जितने भी मात्रक फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में जितने भी मात्रक हैं, जो इंपॉर्टेंट मात्रक पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोस्तों उनकी एक सेपरेट वीडियो सिर्फ मात्रक की ला सकता हूँ। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि अगर आपको ये मात्रक की वीडियो चाहिए तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान है ना वो 4200 जूल होता है। और 1 कैलोरी जो दोस्तों 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी का मान जो होता है वो 4.2 होता है। ये 4.2 जो है ना, हम एक रफली वैल्यू लेते हैं, 4.2 हम एक रफली वैल्यू लेके, लेकिन इसकी जो एज इट इज़ वैल्यू होती है, एज इट इज़ जो वैल्यू होती है ना 1 कैलोरी में,
1 कैलोरी में दोस्तों कितने जूल होते हैं, वो जो होते हैं 4.184, ये दोस्तों इतने जूल होते हैं। दोस्तों ये 4.2 अप्रॉक्स लिया जाता है, लेकिन एज इट इज जो वैल्यू होती है वो 4.184 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। कमेंट करके दोस्तों ये मुझे बताइए कि डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके मेरे को बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है और क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बोलोमीटर क्या मापता है। जो बोलोमीटर है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, जो बोलोमीटर है थर्मल रेडिएशन को मेजर करता है, यानी कि टेम्परेचर को ही मेजर करता है। अब देखिए बोलोमीटर का यहाँ मैंने डायग्राम दिखाया है, आप अच्छे से बोलोमीटर को यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि बोलोमीटर क्या होता है, इसको याद रख सकते हैं, कभी आप नहीं भूलेंगे कि बोलोमीटर क्या काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। साधारण बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है ना, वो 30 से 40 डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बने रहिए पूरी वीडियो में, बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ का जो आईटीआई वालों का भी एग्जाम बाकी है, इसका एग्जाम दोस्तों दिसंबर में होने के पूरे चांस है। दिसंबर में इसका एग्जाम होने के पूरे चांस है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है प्रकाश की गति कितनी होती है। जो दोस्तों प्रकाश की गति होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस वह होता है जो, यानी कि उत्तल लेंस क्या होता है, जो किरणों को एकत्रित करता है दोस्तों, वो उत्तल लेंस होता है। यानी कि इमेज के माध्यम से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस किस टाइप से काम करता है, उत्तल लेंस के मतलब किस लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम बीच में उत्तल लेंस लगते हैं, और जब उत्तल लेंस से दोस्तों प्रकाश गुजरता है, जब प्रकाश गुजरता है तो यह एक पॉइंट पे फोकस करता है, एक पॉइंट में इकट्ठा कर देता है प्रकाश को, ठीक है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने रखा है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस वह होता है जो कि किरणों को फैलाता है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं ना, उनको फैला देता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस से रिलेटेड यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, यानी कि इसका फिगर मैंने यहाँ पर रखा है। इमेज लगा के दोस्तों जो क्वेश्चन याद किया जाता है उसे आप कभी भूल नहीं सकते। अगर आपने सही से क्लास को देख रहे हैं, प्रॉपर वे में क्लास को देख रहे हैं, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते। और क्या कहते हैं, जो ये उत्तल और अवतल लेंस है दोस्तों, उत्तल और अवतल लेंस से जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से अवतल लेंस से जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों फिजिक्स से ना, फिजिक्स से जो STA-V का भी एग्जाम हुआ है, STA-V का जो एग्जाम हुआ है DRDO का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन रखे हैं। अब अवतल लेंस करता क्या है। जब अवतल लेंस से प्रकाश गुजारा जाता है तो अवतल लेंस जो है प्रकाश को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है। अवतल लेंस प्रकाश को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है, इसको अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पे ही फोकस करता है, एक ही बिंदु पे इकट्ठा कर देता है, एकत्रित कर देता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश को डिवाइड कर देता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दोनों किनारों पर होती है, ऑन द बोथ साइड। यानी कि अब मैं इससे रिलेटेड इमेज आपको दिखा देता हूँ, इमेज से आपका क्वेश्चन पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए 1% भी। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप समझिए 100% अपना दीजिए उस क्वेश्चन को, ताकि आपका जो समय है वो वेस्ट ना जाए और मैक्सिमम चीज़ कम समय में आप कर सकें। अब साथियों मैंने यहाँ देखिए इमेज दिखाया, इस इमेज में क्या है ना, एक मैग्नेट रखी है। मैग्नेट में 2 पोल्स बनते हैं, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोस्तों इसमें बनते हैं। अब होता क्या है, इनसे ना मैग्नेटिक लाइनें निकलती हैं, मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। अब मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं ना, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर जो है ना लाइनें नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। अब होता क्या है, जो मैग्नेटिक लाइनें होती हैं ना, वो मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को वो मैग्नेट के अंदर लाइनें जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एक
एक वेबर में कितनी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं? तो दोस्तों एक वेबर में 10 की घात 8 लाइंस होती हैं, या इसको लाइंस बोलते हैं या इसको मैक्सवेल भी बोलते हैं। मैक्सवेल 10 की घात 8 लाइंस या मैक्सवेल होते हैं एक वेबर में। वेबर क्या होता है? फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। अब यहाँ देखते हैं, अब इस पॉइंट पर जाते हैं। देखिए यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ से एंटर कर रही है, और ठीक है, और साउथ से एंटर करेगी तो नॉर्थ के अंदर ही अंदर नॉर्थ में जाएगी। अब होता क्या है, यहाँ से निकलती है तो जो सोर्स पॉइंट होते हैं और जो रिसीविंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो दोस्तों चुंबक द्वारा जो आकर्षित नहीं होती वो एल्युमिनियम नहीं होता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर जो है, और जो कंडक्टर होते हैं ना वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जो लोहा होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, इनमें भी हाई मैग्नेटिज्म होता है, तो ये मैग्नेट पे आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है इनका। क्वेश्चन नंबर 20 है लेंज का लॉ, लेंज का नियम क्या कहता है? दोस्तों लेंज का जो नियम है ना वो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। अगर लेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो लेंज का नियम होता है ये क्या कहता है? प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। इस नियम का प्रतिपादन सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर होता क्या है, आपको ये लेंज का नियम दे देगा क्वेश्चन में और पूछ लेगा, ये नियम दे देगा प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस दे देगा और पूछेगा ये किसका नियम है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप इस नियम को भी पूरा याद करके जाएं और लिख लें हो सके तो। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिलिकॉन क्या है? दोस्तों जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? दोस्तों थर्मोस्टेट का जो कार्य है ना वो तापमान को स्थिर रखना होता है, यानी कि कांस्टेंट रखना होता है। अब देखिए थर्मोस्टेट का इमेज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि थर्मोस्टेट का इमेज कैसा होता है। देखिए ये थर्मोस्टेट होता है, इसका काम इतना होता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको कंट्रोल करके रखता है, ना ज़्यादा हो टेम्परेचर और ना कम हो, एक समान अवस्था में टेम्परेचर को बनाए रखता है। ये थर्मोस्टेट का काम होता है, जो कि गीज़र वगैरह में, हीटर वगैरह में, आजकल जो डिजिटल हीटर आ रहे हैं उनमें भी ये थर्मोस्टेट लगा होता है और फर्नेस में भी लगा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार STA के एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया, SSC के कई एग्जाम में, SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं वो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का pH मान कितना होता है यार? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ मिल्क? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6.6 pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू होती है मिल्क की pH वैल्यू 6.6 होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट आर द प्लांट्स ऑन विच सीड्स आर फॉर्म्ड बट फ्लावर्स डू नॉट ग्रो? यानी कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज लगते हैं और पुष्प नहीं लगते वे अनावृत बीजी कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फंगस, कवक के द्वारा ये रोग जंतुओं में होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं इसी टाइप की वीडियो आगे आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा, जो कि DIDO टेक्नीशियन ए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पार्ट 2 लेना चाहते हैं, अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल पे इस टाइप की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा। मैं जो है ना टेक्निकल की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर दोस्तों आप कमेंट करके कहेंगे कि किसी भी ट्रेड की आपको टेक्निकल क्लासेस चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं आपको टेक्निकल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगली वीडियो जो होने वाली है दोस्तों, जो अगली वीडियो होगी हमारी भारतीय इतिहास के ऊपर होने वाली है, भूगोल के ऊपर होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और भारतीय संविधान के ऊपर वीडियो होगी, जो संविधान में जितने
जितने भी टाइप के आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल जितने टाइप के भी आर्टिकल दोस्तों पूछे जाते हैं, आर्टिकल के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे याद करें। याद करने की भी ट्रिक मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।